गरीब ससुराल में मॉडर्न बहू लाई एसी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझो। मेरा परिवार बहुत गरीब है और तुम एक अच्छे खासे मॉडर्न और अमीर परिवार से हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ मेरे परिवार के साथ खुश रहोगी। ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मॉडर्न हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरा परिवार कितना गरीब है। अरे, हमारे घर पर तो एक पंखा तक नहीं है। तुम वहां गर्मी में कैसे रहोगी? ऊपर से तुम्हें गांव में रहना होगा। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। रही बात तुम्हारे घर पर पंखा ना होने की, तो तुम चिंता मत करो, मैं दहेज में एसी ले आऊंगी, फिर तो ठीक रहेगा ना। अंकिता की बातें सुनकर अजय उससे शादी करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अजय अपने परिवार में अंकिता के लिए बात करता है और कुछ ही दिनों में उससे शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अंकिता शादी के बाद अपने साथ दहेज में एसी लेकर आती है और अपने कमरे में लगवा देती है। अच्छा हुआ कि मैं दहेज में एसी ले आई, नहीं तो इन लोगों के घर में तो आकर मैं मर ही जाती। बाद में इन सभी से कह तो नहीं सकती, पर क्या करूं, मेरे शौक ही अमीरों वाले हैं। अंकिता को अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था, जिसके चलते वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि वो अपने परिवार में किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी। अंकिता, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, लेकिन लेकिन तुम अभी तक किसी के साथ भी अच्छे से घुल मिल नहीं पाई हो। और देखो, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब घर को संभालो और घर की जिम्मेदारियों को समझो। अरे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई अच्छी बहू नहीं हूँ? मैं जानती हूँ तुम हमेशा ही मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हें अपने घर वाले ही ज्यादा सही लगते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ ने ही मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया होगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। देखो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ। मैं सबको सही समझ रही हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें अपने जीवन साथी के लिए चुना। तुम सिर्फ अपने परिवार के हो, ना कि मेरे। अंकिता की ऐसी बातें सुनकर अजय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से बेचारी उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां ही उल्टियां होने लगती हैं। मेरा समय आ गया है ऊपर जाने का। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब इस घर को अच्छे से संभाले। जानता है ना, मेरे मरने के बाद अपनी बहन की शादी तुझे ही करनी है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अजय अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, गर्मी की वजह से आपकी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में जितना हो सके अपनी माँ को ठंडा वातावरण दो, जिससे उनकी हालत में थोड़ा सुधार आ सके। डॉक्टर की बात मानने के बाद वो अपनी माँ को अपने घर वापस ले आता है और अपने कमरे में लिटा देता है, जहां पर एसी लगा होता है। ये देख अंकिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में अपनी इस बूढ़ी लाचार माँ को लिटाने की? अरे, मेरा पूरा बिस्तर भी खराब कर दिया। तुम जैसे गरीबों को एसी में रहने के लिए बस बहाने चाहिए होते हैं। कोई तुम्हारी माँ बीमार नहीं हुई है, ये तो सब बहाने हैं, बहाने। अंकिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी माँ है और तुम जानती हो इनकी तबीयत कितने दिनों से खराब हो रही है। डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि मैं इन्हें एसी में रखूं ताकि इनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो। अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? खैरात में एसी मिल गया है तो क्या उसका जैसा मर्जी फायदा उठाओगे? ये कमरा भी मेरा है और ये एसी भी मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। तुम बड़े घर की बेटी हो, मॉडर्न हो, समझदार हो। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी समझ होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही छोटी सोच की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मेरी बहू मेरे लिए ही ऐसा करेगी। अपनी फालतू की बातें ना अपने पास रखो और मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी। अंकिता ना तो अपने पति की सुनती, ना ही अपनी सास की, जिसके चलते अजय को अपनी माँ को बाहर लेकर आना पड़ जाता है। बाहर दूसरे कमरों में गर्मी की वजह से अजय की माँ की मृत्यु हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। अजय अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाने के बाद अंकिता से कहता है, तुम्हारी ही वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा कोऑपरेट किया होता तो शायद मेरी माँ आज हमारे साथ होती। अब मेरी माँ जब मेरे साथ नहीं है तो मैं तुम्हें इस घर में रखकर क्या करूंगा? एसी को यहाँ से उठाओ और अपने घर चली जाओ। अजय अंकिता को अपने घर से निकालने के लिए कह देता है, जिसके बाद अंकिता को कुछ समझ नहीं आता और वो अजय के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने शो ऑफ में ही रह गई और हमेशा अपने ऊपर ही ध्यान दिया। गर्मी में भी मैंने तुम्हारे परिवार को कभी नहीं देखा। मैं अपनी गलती का भुगतान तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू के सामने पिघलने वाला नहीं हूँ। अपना बैग उठाओ और यहाँ से चली जाओ।
अजय अंकिता की एक भी बात नहीं सुनता, जिसके चलते अंकिता अपना सामान पैक करती है और घर से जाने वाली होती है कि तभी अजय की बहन शनाया उसे जाने से रोक लेती है। नहीं भाभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया आपको आपकी गलती का पछतावा है। हमारे लिए इतना ही काफी है। माँ को एक ना एक दिन तो जाना ही था। भैया अब आप अपना घर मत तोड़ो। वैसे ही भाभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हें नहीं पता, ये तो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। इन जैसे मॉडर्न ख्यालातों वाले लोगों का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। भैया एक बार भाभी की तरफ देखो, उन्हें गलती का एहसास है, वो रो भी रही हैं। अपनी गलती पर अंकिता को गिड़गिड़ाते हुए देख अजय उसे माफ कर देता है, जिसके बाद अंकिता बहुत सुधर जाती है और वो अब अपने एसी का उपयोग घर के सभी परिवार के साथ करती है और घर में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कांता की 3 बहू दरवाजे पर घूंघट में खड़ी होती हैं और कांता उनका गृह प्रवेश कर रही होती है। लगता है मेरी तीनों बहू बहुत ज्यादा संस्कारी हैं, तभी तो इतनी देर से घूंघट पे खड़ी हैं। चलो बहू घर के अंदर आ जाओ और हाँ, अपना घूंघट ऊपर कर लो क्योंकि गर्मी बहुत है। कांता के इतना कहते ही उसकी तीनों बहू फौरन अपना घूंघट ऊपर करती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, अब आपको याद आया है कि हमारा घूंघट भी ऊपर करवाना है। कितनी गर्मी है माँ जी, आपने एसी भी नहीं लगवा रखा अपने घर में। लगता है हमारे माता पिता ने गरीब घर में हमारी शादी करवा दी है। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है उन्होंने हमारे साथ। लगता है तुम तीनों को ज्यादा ही गर्मी लग रही है। चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर पंखा कर देती हूँ। रेखा अपनी तीनों देवरानियों को बैठा देती है, जिसके बाद वो हाथ का पंखा लेकर उनकी हवा करने लगती है। हे भगवान, इस घर में एक पंखा तक नहीं है। बिना पंखे के तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? और इतनी गर्मी है। एसी तो बहुत दूर की बात है, हमारे ससुराल में एक पंखा भी नहीं है। लगता है हमारे माता पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि हम तीनों ऐसे गरीब घर में कैसे गुजारा करेंगे। ओहो, तुम तीनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ही देर की बात है। अभी हमारे घर में लाइट चली गई है। जैसे ही लाइट आ जाएगी तो पंखा चलना शुरू हो जाएगा और तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। रूपा रेखा अपनी तीनों देवरानियों को समझाती हैं, लेकिन कांता की तीनों अमीर बहुएं उसके गरीब घर की बुराइयां करती ही रहती हैं, जिसके चलते कांता अपनी दोनों बड़ी बहू से कहती है, कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी तीनों देवरानी हैं, बड़े घर से आई हैं। उन्हें अभी हमारे जैसे घर में रहने की आदत नहीं है। धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी। बस तुम दोनों अपनी देवरानियों का साथ देते रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आखिर ये तीनों हमारी बहन जैसी जो हैं। रूपा ने बिल्कुल सही कहा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इन तीनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कांता अपनी दोनों बड़ी बहुओं को समझाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों अमीर बहू उसकी दोनों बड़ी बहू को ताने सुनाने लगती है। अरे तुम दोनों रहती कैसे हो यहाँ? हमसे तो थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं होया जा रहा। अरे इन गरीबों को तो ऐसी जिंदगी जीने की आदत ही है, इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सोई कहो तुम, पता नहीं गरीबों को गर्मी क्यों नहीं लगती। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। चलो अच्छा है, लाइट आ गई। अब मैं तुम तीनों को तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। अपने अपने कमरे में जाकर तुम आराम कर लेना। रेखा अपनी तीनों देवरानियों को उनके कमरे में छोड़ जाती है, जहां कमरे में केवल एक पंखा और बिस्तर होता है। यह सब देखकर तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं, लेकिन फ्रेश होकर थोड़ी देर पंखे की हवा खाने लगती हैं। लेकिन गांव की लाइट दोबारा से चली जाती है। अरे ये क्या, लाइट दोबारा से चली गई? हे भगवान, फिर से गर्मी में मरना होगा। कहाँ फंस गई मैं तो आकर। वो तीनों एक साथ अपने कमरों से बाहर निकलती हैं। तभी कांता उनके सामने आती है और कहती है, लगता है बहुत अच्छे से तुम तीनों ने आराम कर लिया है। चलो अच्छी बात है, अब शादी की बाकी की रस्में भी कर लेते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी गर्मी में हम आप सभी के लिए खाना कैसे बनाएंगे? देखो माँ जी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है, तो मेरी रसोई की रस्म करने की जरूरत ही क्या है। और रही रसोई की रस्म करने की बात, अरे इतनी गर्मी में क्या जरूरत है सारी की सारी रस्में करने की। हम तीनों से ये सब नहीं होगा। एक तो इस घर में लाइट भी सही तरीके से आती ही नहीं। शिखा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनन्या और शेफाली भी अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और दिन प्रतिदिन वो तीनों अपने गरीब ससुराल वालों का जीना हराम कर देती हैं। मेरा तो गला ही सूखा जा रहा है, बहुत जोरों से प्यास लगी, मन कर रहा है कि ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी लूं। अरे ये तो वही बात हो गई, बिल्ली के ख्वाब में कीचड़। हमारे गरीब ससुराल वालों की औकात एक कूलर लगाने की नहीं है और तुम फ्रिज के ठंडे पानी की बात कर रही हो।
अनन्या ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ ना तो फ्रिज का ठंडा पानी है, ना टीवी है, ना एसी है और ना ही रहने की सुख सुविधा। अरे ये लोग इतने गरीब हैं कि इनसे घर में एक जनरेटर तक नहीं लगवाया गया। ये सब सुनकर रेखा और रूपा को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों अपनी देवरानियों के पास जाती हैं और उन तीनों से कहती हैं, हम दोनों की शादी को यहाँ 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने ससुराल वालों को यह एहसास नहीं दिलाया कि वो लोग गरीब हैं और हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पति गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें जलील करना चाहिए। अरे हम उनकी अर्धांगिनी हैं, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। हम दोनों गरीब परिवार से हैं, ना हमारे पास पढ़ाई लिखाई है और ना अच्छा परिवार जो हम अपने ससुराल वालों की मदद कर सकते। लेकिन हमारे पास तुम्हारे जैसी पढ़ाई और समझदारी होती तो हम अपने ससुराल वालों को ताने नहीं बल्कि उनकी मदद करते और उनका साथ निभाते। ऐसा कहकर दोनों जेठानी वहां से घर के काम करने के लिए चली जाती हैं। कुछ दिन बाद उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों एक साथ अपने परिवार वालों के सामने सभी से माफी मांगती हैं। जब से हम तीनों इस घर में आए हैं तब से ही बहुत ही ज्यादा अपनी अमीरी की तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन सही वक्त पर हमारी जेठानी ने हमें सच का पर्दा दिखाया और हमें रास्ते पर लेकर आई हैं। हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगती हूँ। जो भी कड़वे वचन हमने आपसे कहे हमें आप लोगों को समझना चाहिए था और ये भी समझना चाहिए था कि हमारे माता पिता हमें इस काबिल बनाना चाहते हैं, इसलिए इस घर में हमारी शादी की। हम तीनों ने मिलकर ये सोचा है कि अब हम तीनों घर में नहीं रहेंगे। हम तीनों मिलकर किसी अच्छी जगह काम करेंगे और अपने घर की परेशानियों को दूर करेंगे ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी से ये घर अच्छे से चल सके। अपनी तीनों बहू को ऐसे बोलते हुए देख कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद कांता कहती है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम बाहर काम करना चाहोगी। बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि तुम पांचों एक दूसरे के बीच बिना भेदभाव के अच्छे से ही रहो। कांता की बात सुनकर उसकी तीनों अमीर बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो तीनों नौकरी करना शुरू कर देती हैं। तीनों नौकरी करके जो भी पैसे कमाती उससे घर की जरूरत का सामान लाना शुरू कर देती हैं, जैसे जनरेटर, फ्रिज, कूलर, एसी। सभी कमरों में पंखे भी लगवा देती हैं। देखते ही देखते उनकी घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तुम तीनों के आते ही हमारे घर में बरकत आ गई है। तुम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया। हम दोनों की बातों का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी। आप तो हमारी बड़ी बहन की तरह हो। आपने जो भी समझाया आज उसी के चलते हमारे घर की परेशानियां दूर हुई हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें गले लगाने की जरूरत है। रूपा और रेखा दोनों जेठानी अपनी तीनों देवरानी को गले से लगाती हैं और उन्हें प्यार करती हैं, जिसके बाद वो पांचों एक साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।